Hello to all students. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. सेकेंड ईयर में हम अभी माइटोसिस पढ़ रहे हैं और एक फर्स्ट पार्ट मैंने उसका वीडियो डाल दिया मैंने। नेक्स्ट पार्ट में एक बार हम जो क्रोमोजोम्स होता है उसकी स्ट्रक्चर और उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उसके लिए देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इसके अंदर ये एक होमोलोगस समजात जो गुणसूत्र का पेयर होता है उसका डायग्राम यहाँ शो किया गया है। जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं द्विगुणित में एक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स होता है और उसका बिल्कुल उसी वही जो सेम जीन है वो एक बार और पाए जाते हैं। दो सेट होते हैं क्रोमोजोम्स के। जैसे यहाँ पर ये एक समजात गुणसूत्र के पेयर का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देखिए एक पेरेंटल एक मैटरनल है और दूसरा क्रोमोजोम दूसरे पेरेंट से आता है पैटर्नल और मैटरनल। इसमें जो जीन है किसी लक्षण के लिए वो सेम होते हैं। अगर हेयर कलर है एक पेरेंट का तो दूसरे पेरेंट का हेयर कलर का जीन जस्ट उसके अपोजिट साइड में जीन पाया जाता है। यानी कोई भी एक लक्षण के लिए हमारे शरीर में उसके दो जीन होते हैं जो डोमिनेट करता है या इन दोनों जीनों के बीच में कोई इंटरेक्शंस हो किसी भी द्वारा एक ही जीन का एक्सप्रेशन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये चीज़। इसमें देखिए जैसे और इन दोनों जो सेम एक ही लक्षण को अफेक्ट करते हों ऐसे जो जीन होते हैं वो एक दूसरे के एलील्स कहलाते हैं। इसमें जैसे ए जो डोमिनेंट है यहाँ पे हम रेसेसिव स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। These two version of a gene encoded a trait, एक ही लक्षण के लिए ये जीन है such as the presence of red hair। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और एक नॉर्मल सजीव जो होता है डिप्लॉयड उसका जो एक पेयर है वो इसी प्रकार का पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दो ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। जितने भी गुणसूत्र हों उसका एक समजात पेयर हमेशा पाया जाता है और हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं किसी भी लक्षण के लिए। एक सेट एक युग्मक से आता है, दूसरा सेट दूसरे युग्मक से आता है। फिर देखिए एक और जो हम डायग्राम कभी कभी कंफ्यूज होते हैं इस तरह का गुणसूत्र बनाते हैं। जो गुणसूत्र की जो स्ट्रक्चर है ज़्यादा एक्स फॉर्म में ये कब है, ये गुणसूत्र का जो डायग्राम है जनरल डायग्राम ये है। गुणसूत्र जो है जिसके अंदर बीच में सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड जुड़े हुए हैं। ये एक क्रोमेटिड है, ये एक क्रोमेटिड है और दो क्रोमेटिड मिल के एक क्रोमोजोम बनाते हैं। ये सेंट्रोमियर है। थोड़ा सा यहाँ पर संकीर्ण गर्त सा पाया जाता है और इसके जो बिल्कुल अंत में जो सिरे होते हैं उनको टेलोमियर्स कहा जाता है। अब यही जब ग्रोथ फेज होती है तब गुणसूत्र की ये स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब कोई कोशिका माइटोसिस और या मियोसिस के लिए एंटर करती है और सिंथेसिस फेज हो जाता है G1 है, G1 में ये स्ट्रक्चर होगी। लेकिन आफ्टर S फेज और उसमें इस तरह का गुणसूत्र का स्ट्रक्चर पाया जाएगा जिसमें ये जो सेम है उसकी एक और कॉपी हो जाएगी रेप्लिकेशन से, इसकी एक और कॉपी हो जाएगी रेप्लिकेशन। अब इसमें 4 क्रोमेटिड हैं
और जो आमने सामने हैं, जिन पर सेम जीन पाए जाते हैं, जिन पर सेम जीन पाए जाते हैं, ओके, जैसे ये हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है आपको एकदम परफेक्ट याद होनी चाहिए, ओके। हम ज़्यादातर जब भी गुणसूत्र का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन गुणसूत्र में 2 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। ये कंडीशन तब होती है जब वो सेल डिवीज़न में प्रवेश कर जाता है और उसमें सिंथेसिस हो जाता है डीएनए का, तब पूरा का पूरा डीएनए डबल हो जाता है और उसके बाद जो गुणसूत्र की संरचना है वो इस प्रकार की दिखाई देती है। अब इसमें देखिए आप, एक काइनेटोकोर लिखा हुआ है, ओके। काइनेटोकोर जो है वो सेंट्रोमियर के अराउंड कुछ प्लेट्स होती हैं, ओके। यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, जिनके द्वारा जो स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स हैं, जिनको हम हिंदी में तरकु तंतु कहते हैं, वो आकर इन सिर्फ काइनेटोकोर से ही जुड़ते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी अटैच नहीं होते, सिर्फ सेंट्रोमियर के अराउंड ही यह काइनेटोकोर की प्लेट पाई जाती है और वहाँ पर तरकु तंतु जुड़ते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न आता है इसमें कि काइनेटोकोर क्या होता है और किस काम आता है, ओके। तो ये एक डायग्राम था। उसके बाद ये किस किस प्रकार के गुणसूत्र हो सकते हैं, तो उसकी 4 तरह की आपने थोड़ा सा इसको देख रखा है। सबसे पहले ये टेलोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर बिल्कुल ही टेलोमियर्स के पास हो तो उसको टेलोसेंट्रिक कहते हैं, बिल्कुल बीच में हो तो मेटासेंट्रिक कहते हैं, और थोड़ा सा साइड में तो एक्रोसेंट्रिक कहते हैं, और सब मेटासेंट्रिक। तो ये एक जो डायग्राम दिखाया हुआ है, ओके, इस डायग्राम में एक कोशिका के सारे गुणसूत्र हैं और सारे के सारे क्रोमोसोम्स यहाँ दिखाई दिए हैं और उसमें अलग अलग तरह की वैरायटी शो हो रही है। तो ये मेनली 4 प्रकार के इस तरह से गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद हम जब माइटोसिस पढ़ रहे थे तो माइटोसिस में देखिए सबसे पहले थी इंटरफेस कौन सी फेज़ है ये आपको बार बार एक बता रही हूँ मैं, और इसके अंदर आपको ये लिखना है कि इसमें G1S और G2 फेज़ आता है, ओके। ये इंटरफेस है जब कोशिका में वृद्धि हो रही है, जब कोशिका में रेप्लिकेशन हो रहा है, और जब कोशिका माइटोसिस मियोसिस के लिए तैयार हो रही है, ओके। तो उसके बाद आप इसमें इस इंटरफेस में दिखाया गया है 2 तरह से डायग्राम है। एक इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप से लिया हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ एक डायग्राम दिखाया गया है, जहाँ पर हल्का सा डार्क ब्लू कलर में केंद्रक दिखाई दे रहा है, ओके। और उसके अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस है और सेंट्रोसोम, न्यूक्लियर एनवलप, ओके। यहाँ पे सेंट्रोसोम है, यहाँ न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ये न्यूक्लियर एनवलप दिखाई दे रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट एंड क्रोमोसोम्स आर रिलैक्स्ड का मतलब है कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से क्रोमेटिन का जाल बना हुआ है और कोई भी गुणसूत्र एक अलग फॉर्म में विजिबल नहीं है। हम गुणसूत्र को देख नहीं पाते, उनकी स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट आपका जो प्रोफेज़ आता है, प्रोफेज़ का आप डायग्राम देखें, इस डायग्राम को इसी प्रकार बनाने की कोशिश करें। और इसमें आप देखिए प्रोफेज़ में क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम्स, ये आप इसमें देखिए प्रोफेज़ में क्या हो रहा है कि कुछ थोड़ा सा फॉर्म हो रहा है अलग, और यहाँ पर आप 2 सेंट्रोसोम जो हैं वो अलग अलग किनारे पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं,
उसके बाद जब ये यहाँ जाल है, जो ये दो अलग अलग कलर में शो किया है, दोनों समजात गुणसूत्र, एक पेयर है ये और एक सेट है क्रोमोसोम्स का 4 के साथ इन्होंने किया है। और इसमें देखिए गुणसूत्र की फॉर्म में आ गए हैं, गुणसूत्र जैसे दिखाई देने लग गए हैं। रेप्लिकेशन हुआ है इसलिए 4 क्रोमेटिड अटैच हैं सेंट्रोमियर से। और देखिए यहाँ सेंट्रोसोम है, यहाँ सेंट्रोसोम है, अपोजिट डायरेक्शन में आ चुका है और ये भी बहुत अच्छी तरह से गुणसूत्र की फॉर्म में कंडेंस हो गए हैं। गुणसूत्र संघनित होकर गुणसूत्र की संरचना में आने लगते हैं और ये जो है तर्कु तंतु, इसका निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बाद जो प्रो मेटाफेज स्टेज है उसमें जो डायग्राम है आप उसमें देखिए, ये इस तरह से तर्कु तंतु बहुत अच्छी तरह से ये दिखाई देने लगे। गुणसूत्र इतने विजिबल नहीं हो रहे हैं, ओके। और नीचे देखिए इसके अंदर प्रोमेटाफेज में ये तर्कु तंतु यहाँ पर काइनेटोकोर से अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं और न्यूक्लियर एनवेलप है वो पूरी तरह से ख़त्म, डिस्ट्रॉय सी होना स्टार्ट हो गई है। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर जो, ठीक है, और ये तर्कु तंतुओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में सबसे मेन तो यही एक कैरेक्टर है कि सारे के सारे बिल्कुल बीच में एक मेटाफेज जो प्लेट होती है लाइन से अटैच हो गए हैं सारे के सारे क्रोमोसोम्स। और इसमें भी हल्का सा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक लाइन सी बन गई है बीच में और तर्कु तंतु अटैच हो चुके हैं सारे क्रोमोसोम्स के लिए। उसके बाद जो एनाफेज आती है, एनाफेज में आप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका जो डायग्राम है यहाँ पर, उसमें आप देखिए दो अलग अलग न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ नीचे देखिए एक जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर यहाँ बीच में सेंट्रोमियर टूट चुका है और दो क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर के अलग अलग होते दिखाई दे रहे हैं, ओके। ये दोनों जुड़ चुके हैं। आपको इनकी जो ये भी लिखना है कि इनके जो सेंट्रोमियर है वो इस साइड में होती है और इनके क्रोमेटिड की लोकेशन और सिचुएशन भी लिखनी है, ओके। जो क्रोमेटिड है वो सेंटर की तरफ है और सेंट्रोमियर्स जो हैं वो पोल्स की तरफ हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके अंदर। ये आप कभी कभी ये रेयरली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आपको इस तरह से नहीं बनाना है। कभी कभी हम जैसे बनाते हैं जब सेपरेट करते हैं तो इस तरह से हम सेपरेट करते हैं, ओके। ये रॉन्ग है, आपको इस तरह से ही बनाना है डायग्राम, क्योंकि ये खींच के ले जा रहे हैं तो ये जो लोकेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट्स एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये एनाफेज है। एनाफेज के बाद जब टेलोफेज स्टेज आती है तो टेलोफेज में आपको दो अलग अलग न्यूक्लियस दिखाई देने लगे हैं, यहाँ पर भी बिल्कुल, और तर्कु तंतु बीच में से दिख रहे हैं। और यहाँ पर जो साइटोकाइनेसिस है वो अलग प्रकार का होता है, जिसमें जब सिर्फ एनिमल सेल है तो उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड होती है, और अगर पादप कोशिका है तो उसमें सेल प्लेट का निर्माण शुरू होता है।
तो टेलोफेज तक पहुँचते पहुँचते हमें 2 न्यूक्लियस प्राप्त हुए हैं, लेकिन हाँ माइटोसिस ख़त्म नहीं होता है। माइटोसिस तब ख़त्म होता है जब 2 हमें परफेक्ट कोशिकाएं प्राप्त हो जाती हैं। ओके, इस डायग्राम में थोड़ा काइनेटोकोर का जो स्ट्रक्चर और ये जो तर्कु तंतु है, इसका डायग्राम दिखाया गया है। माइक्रो जो तर्कु तंतु हैं जिनको इंग्लिश में माइक्रोट्यूब्यूल्स कहा गया है। थोड़ा सा इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, फिर ये नहीं होता कि हमारे कोर्स में नहीं था। कई बार क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश हिंदी की भी गड़बड़ हो जाती है, तो इंग्लिश में भी इनके नाम याद रखें। तर्कु तंतु जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूब्यूलिन जो प्रोटीन है, देखिए यहाँ ट्यूबलिन सब यूनिट्स हैं, इसमें आप देखिए 2 ए बी यूनिट्स हैं, वो आपस में अटैच हैं एकदम स्पाइरली। ओके, एक ट्यूब सी बना देते हैं, नली होती पाइप होता है उस तरह से, जो बीच में से खाली होता है, और ये गोलाकार प्रोटीन है और ये अटैच होती है काइनेटोकोर से। ओके, और इसको खींच के इस तरह ले जाती है, तो हमें डायग्राम इस तरह से बनाना है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। अब जो टोटल है, एक टेबल है, इसमें G0 फेज़ में क्या होता है, स्टेबल है G0 फेज़, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, कोई कोशिका डिवाइड नहीं हो रही है, बस जैसी है जिस प्रकार की है उस तरह से चलती रहती है, मतलब काम चल रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो G0 फेज़ है। डिवाइड वगैरह कुछ नहीं, उसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है। उसके बाद जो इंटरफेज में हम G1, S फेज़, G2 ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने जो M फेज़ है माइटोसिस, उसमें प्रोफेज़ पढ़ा है, प्रोमेटाफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टेलोफेज़ और साइटोकाइनेसिस। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो आपको बताई जा चुकी है। आप एक प्रैक्टिकल है इसके अंदर आपके सेकेंड ईयर में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको माइटोसिस की स्टेजेस अपनी प्रैक्टिकल फाइल में डायग्राम के साथ इनका डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्या लिखना है ये मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दीजिए। मैटर मैं आपको सेंड कर देती हूँ। ओके, जिस हिसाब से जो हम रिटर्न में पढ़ रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल साथ साथ करते जाइए, फाइल रिकॉर्ड तैयार कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।